हेलो प्यारे बच्चों, आपके सामने आ चुका है 8th क्लास का पेपर 2024-2025 का पेपर है। ठीक है, गणित का। और ये हिंदी मीडियम से आपके सामने है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है, आपको पेपर पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे होगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है कौन सा, सबसे पहले हमारा आता है खंड अ। खंड अ मेरे पास सामने आ चुका है, जो कि इसमें 12 क्वेश्चन है और एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना। क्या निम्नलिखित में से क्या एक द्विपद है? द्विपद यानी कि क्या? बाइनोमियल, जिसमें दो पद होंगे। देखो, ये एक पद है, इसमें एक दो तीन पद है, इसमें दो पद लिखे हैं और ये एक पद है। तो मेरा जो आंसर होगा वो सी होगा। सी में ही दो पद दिखाई दे रहे हैं, है या ना? क्या तुम्हें सी में दो पद दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? चलो भाई आगे चलते हैं। क्या लिखा है? समांतर रेखाओं को दर्शाने वाले समांतर रेखाओं को दर्शाने वाले अक्षर। समांतर रेखा क्या होती है? दो ऐसे पैरेलल लाइन होती है। तो इनमें से मुझे देख के बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसे जिसमें दो पैरेलल लाइन आई है? तुम कहोगे एन में दिखाई दे रही है, क्योंकि एन अगर ऐसे दो समांतर रेखा है और ऐसे इसको मिला दिया, तो ये दो समांतर रेखा एन में है या नहीं है? चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है? 5 की पावर 0, 8 की पावर 0, दोनों के बीच प्लस। इसको सोल्व करते हैं इधर। 5 की पावर 0, 8 की पावर 0 और ब्रैकेट इनटू में 2 की पावर 0। देखो ये 0 है, 6 की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 8 की पावर 0 का मतलब होता है 1, बाहर गुणा में 2 की पावर 0 का मतलब भी 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 को 1 से गुणा करोगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या समलंब चतुर्भुज की आकृति है? समलंब चतुर्भुज यानी कि रोम्बस, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये तो आयत हैगा मेरे पास, ये नहीं है, ये नहीं है, ये पतंग है, तो जाहिर सी बात है यही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। आगे चलते हैं। 502 का स्क्वायर और 498 का स्क्वायर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? 502 का स्क्वायर, इधर लिख देते हैं 502 का स्क्वायर, 502 का स्क्वायर प्लस माइनस 498 का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या करते हैं इसमें? एक बार हम प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को कर लो प्लस। 502 प्लस 498 और एक बार दोनों को कर लो माइनस। 502 माइनस 498। जब मैं 502 में ये जोड़ूंगा, ये कितना देगा मुझे? ये देगा मुझे 1000। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये देगा 4 और मेरा आंसर आ जाएगा 4000। तुम बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन में 4000 लिखा है? सी वाले ऑप्शन में 4000 लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? मुझे दे रखा है यहां पर ऊंचाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर की, 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। इसको लिखते हैं। हमें ऊंचाई और है किसकी? है बेलन की। तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी यहां पर। चलो, क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में कोई भी जरूरत नहीं होती। ऊंचाई क्या दे रखी है हमें? 28 सेंटीमीटर की और त्रिज्या दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर की। क्या पूछ रहा है? बेलन को काटकर खोला गया, काटकर खोला गया तो इस प्रकार बने आयत की चौड़ाई क्या होगी? देखो, बेलन जो होता है हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 28 और ये इसकी त्रिज्या में दे रखी है कितनी? 6। त्रिज्या 6 दे रखी है ना। अगर मैं इसको काट दूं तो काटने के बाद ये खुलेगा। ठीक है, और खुलने के बाद ये मुझे क्या पूछ रहा है? इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो चौड़ाई मेरी क्या आ जाएगी? अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो काटने के बाद ये खुल के ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा खुलने के बाद। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई तो मेरे पास यही है 28, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास? 28 आंसर आ जाएगा। तो चौड़ाई मेरे पास 28 है। अगला सवाल, एक चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाएं की एक और केवल एक जोड़ी होती है। देखो,
एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक ही जोड़ी समांतर होती है, वो तो हमारा ट्रेपेजियम में होता है। ट्रेपेजियम में तो होता ही है कि आमने सामने की दो साइड पैरेलल होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेपेजियम। अगले सवाल पूछ रहा है -1000 का घनमूल पूछ रहा है। -1000 का घनमूल, घनमूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। चलो भाई हम 1000 का कर लेते हैं, माइनस हम बाद में लगा लेंगे। 1000 का घनमूल अगर मैं निकालू तो जाएगा 10 से जाएगा 100 बार में, 10 से जाएगा 10 बार में, और ये 10 से जाएगा 1 बार में। बन गया घनमूल, एक जोड़ा बन रहा है। अब क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो ये -10 का ही घनमूल होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, -10 का घनमूल होगा, माइनस लगा हुआ है। एक बेलन का जाल है, अगर हम बेलन को खोल दे तो ये वाला आएगा। अगर हम बेलन को खोल दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखना। ऐसा हमारा बेलन होता है, देखो भाई ऊपर ये गोल है ना, अगर ये ऊपर वाला गोल है तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, नीचे वाला गोल है ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा, और जब मैं इसको काट के खोलूंगा तो अभी भी ये बन जाएगा आयत। तो क्या ये इस वाले से मैच नहीं हो रहा। चलो भाई आगे चलते हैं, क्या लिखा है। एक कक्षा में 25% छात्र अंग्रेजी पसंद करते हैं। 25% छात्र क्या पसंद करते हैं, अंग्रेजी पसंद करते हैं, और 40% छात्र गणित पसंद करते हैं। 40% छात्र गणित पसंद करते हैं, ये अंग्रेजी वाले गए, गणित वाले गए। शेष छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों को प्रतिशत, अरे कितना आसान सवाल है। देखो 40% और 25% का जोड़ दो, कितना आएगा, 40% प्लस 25% ये आ जाएगा कितना, 65%। टोटल 100% होता है, 100% में अगर 65% में घटा दूंगा तो ये 35% आ जाएगा, जो गणित पसंद करते हैं। कहा गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऐसे बच्चों वाले सवाल आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, भुजा में दे रखी है 3Q वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने हैं। का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और भुजा में क्या दे रखी है, 3Q। 6 ऐसा कैसे रहता है, 3 का स्क्वायर रहता है 9, और Q का होगा Q स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 54Q स्क्वायर। बताओ कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे चले, आगे चले कि नहीं चले भाई, चलो आगे देखते हैं। क्या लिखा है, एक जहाज हैगा, एक जहाज के मॉडल का मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अनुपात वाले में से आ गया। 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसको मान लेना तुम x1, ठीक है। जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है, इसको मान लेना y1। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई बताए। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, ये हो गया हमारे पास x2, तो हमें y2 बताना है। क्या बताना है, y2। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। वैल्यू पुट करो, इसमें क्या जाएगा, 9 बटे में 12, इधर 28 बटे में y2, ठीक है। सोल्व करते हैं, इस y2 को ले जाओ इधर, और ये दोनों आ जाएंगे इधर। 12 तो जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे। इसको काट लेते हैं, किससे काटे भाई, 3 से काटे क्या, मुझे लग रहा है फॉर्मूला गलत लग गया भाई। दोबारा पढ़ते हैं सवाल एक बार, क्या लिखा है। एक जहाज के मॉडल का मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, मॉडल जो है 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल जहाज की लंबाई है, मॉडल जहाज की लंबाई है, हाँ, इसका आंसर आना चाहिए 21 आना चाहिए, 21। तो एक बार देखते हैं क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 12, 28, 3 और 400, नौ और 12,
फॉर्मूला गलत लगा रखे, चलो हटाते हैं एक बार इसको। हाँ। 9 से 12 घटेगा 4 बार में, और 4 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 4 से 28 घटेगा 7 बार में। हाँ 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 21 आ जाएगा। y2 हमारा क्या जाएगा, 12 गुणा में 28। अभी भी गलत लगा दिया। 9 ऊपर आना चाहिए, 28 ऊपर और 12 नीचे। 3 से काटते 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से 28 कटेगा 7 बार में, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का हमारा मस्तूल आ चुका है। तो ये हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो हमने क्या गलती कर दी इसमें, समझ में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। एक बार फिर से देखना सवाल को। इसमें जो हमने फॉर्मूला जो हमें लगाना था वो लगाना था ये 9/12 x2 अपॉन में y2। y2 की वैल्यू हमारे पास 28 है, ये 28 जाएगा ऊपर, तो 9 गुणा में 28/12। बस यहां से काटा, 3 से कटता 4 बार में, 3 से कटता 3 बार में, 4 से 28 कटता 7 बार में, और 7 से आ जाता मेरे पास 21 सेंटीमीटर। ये सवाल था। ठीक है, पहले भी हम यही कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 खंड में आ चुका, 2 नंबर के सवाल है हमारे पास। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, अच्छे अच्छे सवाल इसमें आ रखे हैं। क्या लिखा हुआ है इधर, एम स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड करना है। बहुत ही आसान सवाल है। एम स्क्वायर माइनस 25, क्या मैं 25 को ऐसे लिख लूं 5 का स्क्वायर, और ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जिसको हम एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। यानी कि एक बार m प्लस 5 को लिख लो और एक बार m माइनस 5 को लिख लो। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर तुम जो है ये लिख के आना, पूरे पूरे 2 नंबर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित आकृति का लेबल वाले सामने का दृश्य बनाइए। लेबल वाला सामने देखो ये है, इसका दृश्य बनाना है। देखो कैसे बन रहा है, सामने का दृश्य बनाना है ना, तो ऊपर से तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, नीचे से जो है ये ऐसे बन रहा होगा, और उसके बाद ये पूरा लंबा ऐसे बन रहा है ये। ठीक है, सामने से अगर दिखाई दे रहा होगा तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, और यहां पर क्या लिखा है तुम्हारा, मिल्क। ये इसका चित्र बनाना, तुम्हें चित्र वाले के नंबर मिलेंगे मैथ्स के पेपर में। कितना बढ़िया है ना, मैथ्स के पेपर में ड्राइंग बना के आओगे। चलो, पर जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, क्योंकि हमारा पेपर है, सैंपल पेपर है, तो आ भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के कोई भी सवाल तुम नहीं कर पाओगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, पी की मल्टीप्लाई करनी है दोनों ब्रैकेट में, और क्यू की मल्टीप्लाई करनी है दोनों ब्रैकेट में, और आर की करनी है इन दोनों में, का योग ज्ञात करें। योग यानी कि इनको जोड़ना है। चलो मैं लिख लेता हूं एक बार क्या क्या है। पी हैगा पी माइनस क्यू, योग निकालना तो मैं साथ के साथ प्लस लेके चलता हूं। इधर मेरे पास क्यू हैगा, और क्यू माइनस आर, प्लस लेके चलूंगा आर, और आर माइनस पी। इसको सोल्व करते हैं। जब मैं पी की मल्टीप्लाई पी में करूंगा तो ये देगा पी स्क्वायर, पी की क्यू में करूंगा तो मुझे क्या देगा, पी क्यू। क्या देगा, पी क्यू। क्यू की क्यू में करूंगा तो मुझे देगा क्यू स्क्वायर, क्यू की आर में करूंगा तो देगा मुझे क्यू आर, आर की आर में करूंगा तो मुझे देगा क्या, आर स्क्वायर, और आर की पी में करूंगा तो मुझे क्या देगा, आर पी। कुछ सेम है इसमें, कुछ भी सेम नहीं है, तो भैया ये आंसर जो है थोड़ा सा बस मॉडिफाई करके लिख दो। पी क्यू आर को लिख दो शुरू में। ठीक है, इधर लिखो माइनस को, और बाकी सारे लिख लो पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। यही मेरा आंसर है फाइनल। इसके 2 नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सवाल था। इसी का सेकंड पार्ट अथवा में ये क्या कह रहा है, ये वाला ध्यान से देखना, इसका सेकंड पार्ट जो है। ठीक है, क्या लिखा है, एक्स, ये और वाला हम पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्स माइनस 3, और इधर क्या दे रखा है +2। इसको सोल्व करना, और फिर x की वैल्यू ना 1 पुट कर देना, 1। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। x की जब x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x की -3 में करूंगा क्या आएगा, माइनस का 3x, और प्लस का 2, ऐसा क्या ऐसे रहने दो। बाद में उसने कहा कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 3 इंटू में 1 x की जगह +2, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 एकम 3, और प्लस का 2,
ये क्या आ जाएगा इसको सोल्व करके देखो, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 में से 3 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा मेरा, ये मेरा फाइनल आंसर है। 2 नंबर ऐसे सवाल देखे जाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो भाई, अगर वीडियो को पहली बार देखो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, खाली मत बैठ रहा, तुम वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। और हाँ, आगे की क्लास में जुड़ने के लिए 9th क्लास में इसी तरह के आपको अगर समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि 9th क्लास में ऐसे आप मेरे से पढ़ो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो भाई, एक बार इनको हटा देते हैं। क्या लिखा हुआ है इधर, 5वें सवाल पर आ गए ना हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 392 से गुणा करने पर पूर्ण घन मिल जाए। पूर्ण घन मिल जाए, 392 है ना, इसके वर्ग, इसके फैक्टर कर लो, क्या क्या होंगे। 2 से जाएगा कितना, 2 एकम 2, एक इधर गया 2 नीम 18, एक इधर गया 2 छीन 12, 2 नीम 18 गया 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, एक इधर गया 2 नीम 18, 2 से जाएगा नहीं, सीधा 7 से जाएगा, 7 7 7 49 और 7 से जाएगा एक बार में। देखो भाई, इसका घन बन चुका है 3 का जोड़ा, इस वाले में एक की कमी रह गई ना, जब कमी रह गई तो मैं क्या लिखूंगा कि 392 में 7 से गुणा करने पर हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो भैया गुणा करके दिखा दो, 392 गुणा 7 कितना जाएगा, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, हंस लिया, एक 7 में 63 और एक 64, हंस लिया 6, 7 या 21, 21 और 6 27। अब जो ये 27 44 आया है, ये किसका घनमूल है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भैया, एक 7 है और एक 2 है, 7 दूनी 14, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक तो 7 का बन रहा है और एक 2 का बन रहा है, तो 7 दूनी 14, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो भाई, क्या लिखा गया सवाल में, नवनीत के पास अपनी 75% धनराशि खर्च करने के बाद 425 रुपए बचे। 75% खर्च कर दिया। मान लो भाई नवनीत के पास कितने पैसे थे, नवनीत के पास, ये राइटिंग साफ नहीं आ रही भाई, चलो साफ साफ लिखते हैं, नवनीत ऐसी आएगी, नवनीत के पास रुपए थे, कितने रुपए मान ले, एक्स, खर्च कितने कर दिए, भाई, खर्च कर दिए 75% खर्च कर दिए, बचे कितने, 100 में से अगर 75% हम माइनस करेंगे तो ये तो 25% बचे कि नहीं बचे, यानी कि उसने, देखो 25% बचे हैं लेकिन रुपए तो 425 है, रुपए में कितने बच रहे हैं, मैं इसके आगे नहीं देता हूं कि 25% जो बचे हैं वो 425 के बराबर है, ठीक है। तो x का मुझे क्या निकालना, उसके पास कितनी धनराशि थी, कि x का 25% जो था वो कितना है, 425 रुपए है, तो x तो रहेगा इधर ही, चलो सोल्व कर लेते हैं, 25 बटे में 100% का सारा रहेगा, इसको काटो, 25 में 25, 25 चौके 100, ये जो 4 है जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, क्या जाएगा, 425 में 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 4 2 8 और 2 10, 4 चौक 16, 16 और 1 17, उसके पास जो है शुरू में 1700 रुपए थे, कितने रुपए थे, 1700 रुपए, ठीक है। 1700 में 75% खर्च कर दिए, 425 बचे, ठीक है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं, देखो ये जो सवाल है 2-2 नंबर के सवाल है, तो ध्यान से देखते चलना, और इसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अपनी बुक में से ढूंढ के करो ऐसे क्वेश्चन, दिखते यही सवाल नहीं आएंगे लेकिन इनके ऐसे जरूर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आएगा भाई, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा है, z² - 4z12 को z - 6 से भाग दीजिए।
सिंपल ये भाग दे रहा है हमें इसको सिंपल भाग दे रहा है। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पर, जेड स्क्वायर माइनस 4z और 12, इसको भाग देना है किससे, इसको भाग देना है z माइनस 6 से। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको मैंने सुबह ही बताया था कि भाग वाला सवाल जो है जरूर आता है ना बच्चों? कमेंट करके बताओ जो मेरे पास पढ़ने की बताया था कि नहीं बताया था, देख कमेंट करके बताना, यहां नहीं बताना, घर जाके जब फोन में देखोगे तो वहां से बताना, ठीक है? यहां मत बताओ। चलो तो भैया चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था इस वाले में करने पड़ेंगे हमें टुकड़े। तो चलो क्या होगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देता हूं, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 डिवाइड में आ जाएगा z माइनस 6। ऊपर वाले के टुकड़े करते हैं ऐसे टुकड़े कि गुणा करने पर आ जाए 12z और जोड़ने हटाने पर आ जाए 4। 6 और 2 डिक्टो सेम सवाल में सुबह करा था। अगर मैं यहां पर 6z में से 2z घटा दूं तो 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 6 दूनी 12 भी बनेगा, और नीचे वाले में z माइनस 6 ऐसा का ऐसे रहने दो। ऊपर वाले में से z बाहर निकालो, यहां पर क्या बचेगा z और इधर बचेगा माइनस 6। जो इधर बचता है वो इधर भी बचेगा, आंख बंद करके लिख देना। तो मैंने यहां से देखो 2z में से खाली z बच रहा है तो बाहर 2 गया होगा, ये लो नीचे आ जाएगा z माइनस 6। अब एक तो हमारा बनेगा z माइनस 6, इन दोनों से इकट्ठा एक ही बनेगा, और एक बनेगा इन दोनों से z प्लस 2 बनेगा, और नीचे z माइनस 6 हमारे पास है, ये सेम सेम है, ये कट गया। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, z प्लस 2 मेरा फाइनल आंसर है। तो यहां से 2 नंबर पूरे पक्के ले जाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अब तुम्हारे सामने आ चुके हैं 3-3 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है? 3-3 नंबर वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो ये क्या हो चुका है भैया, चलो ये स्क्रीन छोटी हो गई थोड़ी सी। चलो अब ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, ठीक है? इरेजर से हटा देते हैं इसको। चलो भाई अगला सवाल क्या लिखा है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे सामने हैगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा तुम्हें सामने, क्या लिखा है, बार बार घटाने वाली विधि से 196 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब ये भी वही सवाल है जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको मैंने सुबह बताया था, घटाने वाली विधि तो नहीं बताया था, विषम संख्या वाला बताया था। चलो देखो कितना प्यारा सवाल दिया है इन्होंने। क्या करेंगे हम 196 को ना बार बार घटाएंगे, वो भी विषम संख्या घटाएंगे बस। 196 लिखा हमने, 196 से पहले 1 घटा लो, क्या बचेगा 195। ये याद रखना, बार बार घटाने वाली विधि, ठीक है? ये आया 195। अब इसमें से 3 घटाओ, हमें सिर्फ विषम संख्या घटानी है, ये बचेगा 192। अब 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 187। फिर 7 घटाएंगे, ये बचेगा 180। 180 में से 9 घटाना, ये बचेगा 171। अब 171 में से 11 घटाना, ये बचेगा 160। अब 160 में से 13 घटाना, ये बचेगा 147। अब 147 में से 15 घटाना, ये बचेगा 132। अब 132 में से 17 घटाना, ये बचेगा 5, 15 बचेगा 115। अब 115 में से 19 घटाना, ये बचेगा 15 में से 9 गया 6, 96 बचेगा। अब 96 में से 21 घटाना, ये बचेगा 6 में से गया 5,
और 9 में से 2 गया 7, इधर आ जाते हैं। अब 75 में से 30 घटा रहा है, विषम संख्या घटा रही है बस। कितना बचेगा? 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5। अब 52 में से 30 के आगे क्या आएगा? 25, 25 घटाना, ये आ जाएगा कितना? 12 में से 5 गया 7, और इधर बचेगा 2। अब 27 बचा है, 27 में से 25 का अगली संख्या क्या आएगी? 27 ही आएगी। 27 से 27 घटाएंगे, 0 आ गया। आ गया। जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये काम करते चलना है। और ये काम हमने कितनी बार करा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 196 है वो किसका वर्गमूल है? 14 का। तो ये भी वर्गमूल नहीं, हाँ वर्गमूल, ठीक है। ये भी वर्गमूल निकालने का तरीका है, ठीक है। ये भी 196 का वर्गमूल हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो फिर कमेंट में लिख के बता दो, यस सर हमें समझ में आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, क्या लिखा है? हाँ, अरे एक सवाल और है 148 वाला, इसको भी क्या लिखा है? अभाज्य गुणन विधि से। चलो इसको भी करते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखो, लिखा ही अथवा में, पर हम तो सीख रहे हैं ना, क्या पता ये वाला आ जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? चलो सिखाते हैं तुम्हें। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है ये, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, और जाएगा 7 बार में। 37 किसी के बारे में जाता नहीं है, तो 37 ऐसा का ऐसी आएगा। तो देखो, 2 का तो जोड़ा बना, लेकिन 37 का जोड़ा नहीं बना। इसने ये पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि 148 एक पूर्ण घन वर्ग संख्या है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि 148 एक पूर्ण 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 वर्ग संख्या नहीं है। सिंपल आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो भाई, क्या लिखा अगला सवाल? निम्नलिखित रेखाखंडों से बनने वाले चतुर्भुज के नाम बताइए तथा उनमें से प्रत्येक का गुण भी लिखिए। ये भुजाएं भी रखी है कुछ, ठीक है। भुजाएं भी रखी है, तो इनसे किस प्रकार का चतुर्भुज बन सकता है? देखो, 2 भुजा तो एक जैसी है 8 8 वाली, ये 8 की है और ये 8 की है, और 2 5 5 वाली है। जब किसी चतुर्भुज की 2 2 भुजाएं बराबर बराबर होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं उसको? आयत बोलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे है, 8 भुजा वाली तो ये 2 हो गई, और 5 5 वाली 5.5.5 मैं इसको बोल देता हूं। इसका चित्र तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह रेखाखंड से आयत बन सकता है। अब इसने कहा इसके गुण भी लिखो। आयत के गुण क्या होते हैं? आयत की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये इसके गुण जो हमें लिखने पड़ेंगे, और ऐसा करने के तुम्हें 3 नंबर पूरे 3 नंबर नहीं, हाँ 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। आगे चले, चलो भाई। चलो क्या लिखा है आगे? अगले सवाल पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 3 नंबर का सवाल है तुम्हारे सामने। इसके गुणनखंड करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, क्या लिखा है? 4ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 का गुणनखंड करें। अब देखो इसके गुणनखंड कैसे होंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिख लेते हैं इधर, 10ab 4a प्लस 5b और प्लस का 2 गुणनखंड करना है। देखो, a यहां पर भी और a यहां पर भी है, 2 इसके अंदर भी और 2 10 के अंदर भी। अगर मैं 2a बाहर निकाल लूं तो यहां से बचेगा 5b,
और यहां से बचेगा 2। हाँ कि ना? मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 की जब 5 से करोगे 10 बन रहा है, ए की बी में करो ए बी, 2 ए की 2 में करोगे 4 ए बी बन रहा है। जो इस वाले ब्रैकेट में बचेगा वो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी बचेगा। आंख बंद करके लिख देना, देखो 5 बी 5 बी, 2 और 2, जब दोनों सेम से है तो बाहर निकला होगा प्लस का 1। तो एक तो मेरे पास क्या बन गया 5b प्लस 2, और दूसरा मेरा इन दोनों से बनेगा क्या 2a प्लस 1। यही मेरा आंसर है, ये गुणनखंड हो चुका है। और ऐसा सवाल तुम्हें 3 नंबर देके जाएगा, ये बच्चों वाले जो सवाल है 3 नंबर देके जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम लेंगे थोड़ा 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो फिर से आ चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग सब ओके है कि नहीं। चलो भाई सब ओके है, सब चल रहा है काम से। चलो भाई क्या लिखा है, आ चुके हम 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ चुके हम। ध्यान देखना क्या क्या लिखा है यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है तुम्हें 5 नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, एक पंचभुज है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये इसके डायमेंशन दे रखे हैं इधर। ठीक है, दोनों तरीकों से इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, तो इतनी आसानी से नहीं होगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इस वाले फिगर की। ठीक है, पहले हम एक का निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये फिगर है तो इसको बनानी पड़ेगी। अब ये पंचभुज तो है, लेकिन ये 2 ट्रेपेजियम बन चुके हैं, एक ट्रेपेजियम ये वाला और एक ट्रेपेजियम ये वाला। ध्यान देखना की डायमेंशन दे रखी है, मुझे ये वाली साइड दे रखी है 15 की। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 15। ठीक है, 2 ट्रेपेजियम है तो पहले एक ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। और ये लंबी जो साइड रखी है बड़ी वाली, ये बड़ी वाली, ये वाली साइड, ध्यान देखो ये हमें पूरी दे रखी है यहाँ पर 30 की। तो मैं इसको लिख देता हूं 30। और ये जो दूरी लिखी है यहाँ पर 15 लिखी हुई है, तो आधी कितनी होगी 7.5 ये होगी और 7.5 ये होगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी मैं कह रहा हूं ये 7.5 है। अगर मैं एक का इधर निकालू, दूसरे का 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा। एक का निकालो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो मैं इधर इसका क्षेत्रफल निकालता हूं। क्षेत्रफल का देखो कैसे निकलेगा। अब ये जो है हमें समलंब की तरह दिखाई दे रहा है। समलंब का जो फॉर्मूला होता है वो था 1/2 a प्लस बी इंटू में h। यहां पर a कौन है, ये जो 15 है ये हमारा a का काम करेगा, b का काम करेगा हमारे पास ये 30, ये जो बड़ी लेंथ है ये b का काम करेगी, और h का काम करेगा 7.5। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। अब क्योंकि यहां पर ये 2 बने हुए हैं, एक ट्रेपेजियम ये वाला और एक ट्रेपेजियम ये वाला, तो इसको मैं 2 से भी गुणा कर दूं। 2 गुणा करिए, एक का तो निकालूंगा साथ में दूसरे का भी निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना एक बार में हम निकाल लें अपना आंसर। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 30, इसको गुणा करना है 7.5 से। 15 और 30 होता है 45, 45 में कर दो 7.5 की गुणा, और गुणा करके अपना आंसर निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो मुझे फटाफट मुझे बताओ गुणा करके क्या आंसर आ रहा तुम्हारा। 45 की जब 75 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45 गुणा 7.5, यह आ जाएगा 337.5 सेंटीमीटर की मीटर में रखा तो मीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले का क्षेत्रफल आ चुका है इस वाले का, क्योंकि मैंने एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखो ये जो 2 मैंने लिखा था ये मल्टीप्लाई करा है, एक का फॉर्मूला आके 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का क्षेत्रफल आ चुका है। अब बात करते हैं अगले वाली फिगर की, इसकी। ठीक है, डायमेंशन दोनों के लिए सेम रहेंगे, बस फिगर का थोड़ा तरीका अलग है, उसको ध्यान से देखना कैसे होगा।
देखो क्योंकि फिगर सेम है तो जो आंसर है वो सेम ही आएगा, 337.5 यही आना है। और देखना थोड़ा अलग तरीके से आएगा। कैसे? फिगर तो यही दे रखी है हमें, लेकिन इस बार इन्होंने दो टुकड़े ऐसे करे हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाले की डायमेंशन देखूं ध्यान से, तो मुझे ये वाली जो साइड में रखी थी ये तो 15 ही है, और ये वाली भी 15 है, और ये भी 15 है। इसकी चारों साइड तो गई 15 15, और ये एक वर्ग बना हुआ है, तो मैं यहां पर लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल, प्लस ऊपर त्रिभुज बना हुआ है तो ऊपर लिखूंगा मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू में साइड। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, भुजा में कितनी रखी है? यहां पर भुजा में दे रखी है, इधर फॉर्मूला हिंदी में लिख लेता है। ठीक है, भुजा गुणा भुजा, ये में दे रखी है 15 गुणा 15, 1/2। अब देखो आधार क्या है, ये आधार है इस वाले ट्रायंगल का 15। ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई कितनी होगी? ये ऊंचाई क्या 15 नहीं होगी? जब पूरा ये 30 था, 15 तो आधा ही हो गया, तो ये बचा 15, तो ऊंचाई मेरे पास क्या 15 ही है। 15 गुणा 15 कितना होता है? 225, और ये कितना देगा मुझे? 225 ये देगा, और बटे में 2 है। 225 को अगर इसको 2 से भाग दे लो, ये कितना देगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, और बच गया 1, 2 पंजे 10। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 225 को 112 को जोड़ूंगा तो 337.5 ही देगा, जो पहले भी आ रहा था मेरा। क्योंकि भुजा, क्योंकि फिगर दोनों सेम है तो आंसर मेरे दोनों के सेम ही आने हैं, इसके और इसके आंसर मेरे अलग नहीं आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को, वीडियो को हल्का से पीछे काट के देख लेना। ठीक है, और तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूले जरूर याद करो भाई, पेपर में एक क्वेश्चन फॉर्मूले पे जरूर आ जाता है, फॉर्मूले पूछ लेते हैं बल्कि, तो फॉर्मूला क्या है। चलो भैया आगे उधर क्या लिखा है? अनिकेत ने एक बैंक में 50,000 रुपए जमा किए, 50,000 रुपए जमा करें, ये इसका मान लेते हैं इसने धनराशि जमा करी है। बैंक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर प्रदान करता है। एक वर्ष के बाद अनिकेत का जो ब्याज है, ब्याज मिलेगा एक वर्ष के बाद। दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, और 4 वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक ही सवाल में कितने सारे सवाल पूछे हैं। चलो भाई, एक वर्ष के बाद सबसे पहले हम निकालते हैं, एक वर्ष के बाद उसको क्या कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चलो भाई निकालते हैं। इधर हम पहले लिखे थे क्या क्या हमें दे रखा है। पी हमें दे रखा है 50,000, और रेट हमें दे रखी है 10% की, और टाइम हमें दे रखा है 1 साल का। अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारा निकलता है अमाउंट। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बटे में 100, और ऊपर पावर T। T यहाँ पर कुछ लोग L लगाते हैं, कुछ लोग LT लगाते हैं। P हमें दे रखा है 50,000, 1 ऐसा कैसे, R हमें रेट हमें क्या दे रखी है 10% की, और T हमें दे रखा है 1 साल का। 50,000 अगर मैं सोल्व करता हूं एलसीएम लेके, मुझे देगा 110 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर बचेगा 50,000 गुणा 11 बटे में 10। 1 0 से 1 0 ये काट लो, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 11 पंजे 55, और 3 0 ये आ गई, ये आ गया 55,000। अमाउंट कितना आ गया 55,000। तो अगर मुझे ब्याज निकालना, ब्याज, ब्याज यानी कि जिसको मैं बोलता हूं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोलते हैं CI। इसको निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, यानी अमाउंट जो 55,000 जो आया है, इसमें से अगर तुम 50,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा 5,000। तो पहले साल का जो ब्याज आया है वो क्या है, वो है तुम्हारा 5,000 का। पहले साल का ब्याज कितना आया तुम्हारा 5,000 का। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर आया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले से। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलना। फॉर्मूला अगर जिसको याद है ये वाला, तो वो आराम से सवाल को कर लेगा। दूसरे वर्ष का मूलधन, मूलधन यानी कि हमसे ए पूछ रहा है दूसरे वर्ष का, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस मैं यहां पर 1 की जगह 2 कर दूंगा। दूसरे वर्ष का पूछ रहा है ना, ये दूसरे वर्ष का, तो चलो निकालते हैं इसको फिर से। मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाला हिस्सा माइनस कर देता हूं, हटा देता हूं, क्योंकि सिर्फ मैं दूसरे वर्ष का निकालने के लिए ऊपर 2 रखूंगा। ये लो मैंने यहां से हटा दिया, और इधर मैंने
2 रख दिया क्योंकि दूसरे वर्ष का पूछ रहा है। चलो इसको सोल्व करते हैं फिर से। ये 50,000 ऐसा कैसे रहेगा, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा ये मुझे देगा 110 बटे में 100 और ऊपर पावर 2 है। जब ये ऊपर 2 है तो इसका मतलब 0 से 0 काट लो, यानी कि ऊपर ये 2 बार लिखा है और नीचे ये 10 भी 2 बार लिखा है। 1 0 2 0 1 0 2 0, इधर बच रहा है 500, इधर 11 की 11 में करूंगा तो आ जाएगा 121। गुणा कर लेते हैं कितना देगा ये, 2 0 तो यही 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और एक 6, ये आ रहा है 60,500। कितना आ रहा है 60,500। ये मेरे 2 साल का ब्याज आया है चक्रवर्ती, नहीं ये 2 साल का मेरा मूलधन आया है, 2 साल का दूसरे वर्ष का मूलधन मेरा ये हो जाएगा। ठीक है अमाउंट। ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या पूछा इसमें, 4 वर्ष पश्चात चक्रवर्ती ब्याज, यानी अब 2 की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। चलो इसी में चेंज कर देते हैं। अब 2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा इधर 4 और फिर देखना क्या आएगा। इस 50,000 को रहने दो ऐसा का ऐसे ही, 1 10 बटे में 100 और इस 2 की जगह क्या आ जाएगा 4, मुझे ऊपर ही लगाना था, ये हटाओ यहां से, मुझे ये 4 जो है यही लगाना है। ये मैंने टी की जगह क्या लगा दिया, देखो इधर भी चेंज करेंगे हम, जब सवाल हम चेंज हो रहा था हर बार चेंज करेंगे, तीसरा पार्ट हो रहा है, ये सारी डिटेल वापस से लिखी जाएगी। 50,000 इसका जब अंदर ब्याज लूंगा तो मिलेगा 110 बटे में 100, वापस से वही 0 से 0 कट जाएगी। अब क्योंकि पावर 4 है तो इसको हमें 4 बार लिखना पड़ेगा, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 और नीचे 10 भी 4 बार आएगा। अब ये तो 4 जीरो है, 1 2 3 4, ये 4 जीरो से 4 जीरो भी कट गई है ना। अब ये बच रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की गुणा करनी पड़ेगी, 11 गुणा 11 121 और 11 गुणा 11 121। जो भी ये मल्टीप्लाई करके आएगा वो तुम्हारा यहां पर अमाउंट ए आ जाएगा, ए, लेकिन हमें बताना ब्याज। चलो भी गुणा करते हैं, क्या देगा ये हमें गुणा करके, ये हमें देगा 5 गुणा 1 to 1 गुणा 1 to 1 73,205। हाँ 121 गुणा 121 यह आ जाएगा 73,205, 73,205। 4 वर्ष पश्चात चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो हमें सीआई निकालना पड़ेगा और सीआई होता है ए माइनस पी। ए कितना आता है तुम्हारे पास 73,205 में से पी घटाना, पी हमारे पास कितना ना 50,000, 50,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13,000, 13 की 23, 23,205। ये 4 वर्ष का ब्याज होगा तुम्हारे पास, ये 4 वर्ष बाद तुम्हारे पास इतना ब्याज आ जाएगा बैंक के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। मुझे तो लगता नहीं कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चों के तोते ढीले हो जाते हैं। चलो भाई जो भी चैनल पर जुड़ा हुआ है, पहली बार चैनल को देख रहा है वो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ये काम सिर्फ यही के लिए नहीं है, ये आगे क्लास के लिए भी है। 9वीं क्लास के लिए भी तुम्हें जुड़ना है, 10वीं क्लास के लिए भी जुड़ना है, 11वीं के लिए भी जुड़ना है, 12वीं के लिए भी जुड़ना है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ अगला सवाल, इसी का अथवा पाठ दे रखा है। चलो देखते हैं, हो सकता है ये आसान हो, बच्चों को ये वाला समझ में आ जाए। क्या दे रखा है इधर, दीपावली के अवसर पर सुधा ने अपनी दुकान में सभी वस्तुओं पर 20% की छूट दी, फिर भी उसे 14% का लाभ होता है। छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है, अरे वाह। दुकान पर अंकित मूल्य 350 वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य कितना दे रखा है 350, अंकित मूल्य बोलता है एमआरपी को। चलो लिखते हैं एक बार, एमआरपी मुझे क्या दे रखी है 350 और तो इसमें इस 350 पे क्या करा 20% की छूट दे दी, यानी कि 350 20% की छूट देने का मतलब क्या, 100 में से अगर 20 माइनस करोगे कितना बचेगा 80%। तो 350 का 80% निकाल के बता दो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, 8 पंजे 40, 8 के 24 और 4 28, यानी कि 280 रुपए, 280 रुपए का उसने वो सामान जो है बेच दिया। ठीक है
ठीक है, ये मैं लिख देता हूं एसपी, सेलिंग प्राइस, इतने का बेच दिया। लेकिन 280 में बेचने के बाद भी उसे 14% का फायदा हो रहा है, 14% का फायदा हो रहा है। तो जब 14% का फायदा हो रहा है, मैं कह दूंगा 100 प्लस 14, ये 114 रुपए कमा रही है, फिर तो 114 रुपए कमा रही है। और मैंने क्रय मूल्य को मैं मान लेता हूं एक्स, तो मैं कह रहा हूं एक्स का 114% जो है वो कितना है, 280 है। तो x को तो रहने दो यही 280, 114 जाएगा नीचे, ऊपर गया 100। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, क्या देगा हमें। 14% का लाभ होता है। हाँ, इसमें तो कुछ कट भी नहीं रहा, नहीं ऊपर ऊपर जीरो नहीं कटती। चलो भाई, फिर ऐसे निकालते इसका आंसर, 7 से भी नहीं कट रहा, 7 एकम, फिर भी उसे 14% का लाभ होता है। दीपावली के अवसर पर सुजाना की दुकान में सभी वस्तुओं 20% की छूट दी। दुकान पर अंकित मूल्य 350 वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 350 अगर छूट दी है उसने, तो 8 पचे 40, 8 के 24, 4 28, 280 रुपए की, और 280 रुपए में बेचने पर भी उसे 14% का लाभ हो रहा है। चलो इसको सोल्व करते हैं, और कुछ नहीं, पॉइंट में तो आंसर आएगा, निकाल लेते हैं क्या आएगा। पहले गुणा कर लेते हैं 28, 280 की 100 से, तो ये बन जाएगा 28,000, और इसको 114 से डिवाइड करते हैं, क्या देगा 114 से डिवाइड होने के बाद, ये हमें ये देगा 28,000 डिवाइड बाई 114, 245 रुपए के आसपास, यानी कि 245.61 समथिंग ये रुपए जाएगा। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था, वो था 245.61, लगभग 245 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं कि आगे अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है तुम्हारा। ठीक है भाई, आंसर ठीक है, मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है इधर। अब तो थोड़े से सवाल जो है वो सिंपल वाले सवाल आ रहे हैं। चलो क्या लिखा गया सवाल में, 13 सवाल। निम्न तालिका में एक दिन में अलग अलग समय पर एक कार द्वारा तय की गई दूरी, चलो ठीक है, दूरी हमें दे रखी है, तो क्या कह रहा है, इसका ग्राफ बनाना है। उपरोक्त जानकारी के लिए ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये जो समय और दे रखा हमें, बस कुछ नहीं करना, तुम्हें ऐसे लाइन खींचनी है ग्राफ बनाने के लिए, सिंपल, तुम्हें बढ़िया नंबर मिलेंगे। क्या लिखा है 50, हम डिस्टेंस को तो ले लेते हैं इधर, किस किस का गैप ले, 25 25 का गैप ले लेता हूं इधर, 25, 50, 75, 100, 125, और ये 150, 175, 200, 225, 250, और लास्ट 275, ये मैंने गैप ले लिया। ठीक है, क्या कह रहा है, और नीचे में ले लेता हूं टाइम। इधर मैं कहता हूं सुबह 9 बजे, इधर 10 बजे, फिर 11 बजे, और फिर ये 12 बजे, और फिर ये 1 बजे। सुबह 9 बजे चली गई 50, 9 ये रहा, और 50 तुम्हारा ये रहा, यहां पे डॉट लगा देना, 1 बजे रह गया, 11 की जगह 1 आ जाएगा। चलो 9 बजे चली थी 50, मैंने 50 में डॉट लगा दी, और 10 बजे चली 150, 150, 150 ये रहा मेरा, और 10 के सामने मैंने 150 लगा दिया। फिर 11 बजे चली 200, 11 के सामने 200 ये रहा 11, और ये रहा मेरा 200, इसके सामने मैंने डॉट लगा दी ये। फिर 12 बजे 250, 250 मेरा ये रहा, और 12 मेरा नीचे सामने ये रहा, ये डॉट लगा दी। फिर 275, 275, और 1 के सामने मैंने ये डॉट लगा दी ये। अब इस तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को बस मिलाते हुए चलना है। ठीक है, ऐसे करके मिला देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ग्राफ जो है बस लास्ट में जाके हल्का सा मुड़ेगा, बना देखो 50
नहीं नहीं, लास्ट में मुड़ेगा, वो मुड़ ही रहा है। इधर देखो 100 का डिफरेंस आया है, फिर 50 का डिफरेंस है, फिर 50 का डिफरेंस है, और फिर 25 का डिफरेंस है। तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी तो जाने वाली नहीं है, सीधी तो जाने वाली नहीं है। तो ग्राफ जो है बड़े ध्यान से बनाना, पहले पॉइंट लगा लेना और फिर सारी लाइन आपस में मिला लेना। आगे चलते हैं, इसके अथवा में क्या दे रखा है। सुबह वाला ग्राफ दूसरा था बेटा, ये दूसरा ग्राफ है। क्या लिखा अगला क्वेश्चन, सरकार ने कुछ वर्षों के दौरान जंगल में हाथियों की संख्या की गणना की और इसे निम्न अनुसार ग्राफिक रूप में दर्शाया। ये खुद ही उन्होंने ग्राफ बना के दे रखा है, बस हमें नीचे क्वेश्चन के जवाब देने हैं। कह रहा है किन लगातार वर्षों के दौरान हाथियों की संख्या बराबर रही। देखो ये लाइन यहां पर भी डॉट सेम है, यहां पर भी डॉट सेम है, 2011 और 2012। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 2011 और 2012। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013 में हाथियों की संख्या और वर्ष 2014 में हाथियों की संख्या का अनुपात। 2013 में कितने हाथी थे, 2013 में कितने हाथी थे, कहां पर आ रहा है ये, इधर आ रहा है 200, 210, 220, 230। ये 230 के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2013 और 2014, 2013 में कितने हाथी थे, 230। अनुपात निकाला 2014 से। 2014 में कितने थे, 2014 ये रहा, इसका डॉट ये रहा, ये किसके सामने आ रहा है, 200 के सामने। चलो इसको काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, अनुपात आ जाएगा 23:20। यही मेरा फाइनल आंसर है सेकंड वाले का। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, गिने गए हाथियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर। अधिकतम कितने हाथी आ रहे हैं इसमें, 230, और न्यूनतम कितने आ रहे हैं इसमें, इधर आ रहे हैं मेरे कितना होगा यहां पे गैप, 200, 190 का, 190 न्यूनतम है और 230 ज्यादा है। तो 230 में से अगर मैं 190 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 40। तो लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा 40। अधिकतम में से न्यूनतम माइनस करना है, ठीक है। तो अधिकतम वाला डॉट मेरा ये है और न्यूनतम वाला डॉट मेरा ये है, सामने सामने देख के अपना आंसर निकाल लो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 से 16 केस आधारित था, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे सामने। चलो भाई क्या लिखा हुआ इधर, बीज गणित के विषय में छात्र की क्षमता परीक्षण करने के लिए शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर आयत और एक वर्ग बनाया। ये आयत है, ये वर्ग है, उनकी भुजाओं के बीच बीजीय व्यंजक के रूप में चिन्हित किया, नीचे दिखाया गया है। ये इसकी लंबाई दे रखी है और ये चौड़ाई है, इधर इसकी भुजा दे रखी है। चलो भाई क्या क्वेश्चन पूछा उसको ध्यान से देखना। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। वर्ग ये रहा और इसकी भुजा ये रही। चलो इधर लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और भुजा इसकी क्या दे रखी है, ये 2a - 3x + b। दोबारा भुजा आ रही है, ये लोग दोबारा लिख लेते हैं, 2a - 3x + b। ये दोनों में सेम सेम है तो इसको लिख लेंगे 2a - 3x + b का होल स्क्वायर। ये इसका व्यंजक आ चुका है, इसका पहले का आंसर हमारा ये बन चुका है। दूसरे में क्या कह रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। अंतर यानी माइनस करना है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। लंबाई में से अगर मैं चौड़ाई घटा दूं तो मेरे को अंतर मिल जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। लंबाई कितनी है इसकी, a + 2b। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है इसकी x - 1। चलो सोल्व करते हैं इसको। ये x हो जाएगा माइनस का और 1 हो जाएगा प्लस का। कुछ जुड़ रहा है क्या, कुछ नहीं जुड़ रहा है, यही आंसर है मेरा। ये आ गया मेरे पास सेकंड का आंसर। चलो भाई क्या कह रहा है कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 है, पर वर्ग की भुजा ज्ञात करें। वर्ग की भुजा मेरी ये रही। चलो देखो कैसे निकलेगी वर्ग की भुजा। तीसरे पार्ट का आंसर कर रहे हैं हम। क्या हमें वर्ग की भुजा क्या दे रखी है, 2a - 3x और +b। जो इसने मेरे को दे रखी है वैल्यू की, a की वैल्यू दे रखी है 5 और b की वैल्यू दे रखी है मुझे 1। देखो मैं अपने आप से नहीं कह रहा, क्वेश्चन में ये लिखी है मेरे पास, ये a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या दे रखी है 3। बस उठा करके इस वाली इक्वेशन में रखो। 2 a की वैल्यू क्या रखी मैंने 5 माइनस x की वैल्यू क्या रखी मैंने 3 प्लस b की वैल्यू क्या रखी मैंने 1। 2 पंजे होता है 10, 3 क्या होता है 9।
10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1 और ये प्लस का 1, 1 और 1 मिलकर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये मेरी वर्ग की भुजा है, ये मेरी वर्ग की भुजा है। चलो जब वर्ग की भुजा आ चुकी है तो इसने कहा है अथवा वाले पार्ट में कि a 5 है, b 1 है, x 3 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास? a प्लस 3b। चौड़ाई कितनी है मेरे पास? x माइनस 1। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 5, 3, b की वैल्यू कितनी है? 1। इधर x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1। ये कितना देगा मुझे? 5, 3 एकम 3, और ये 3 में से 1 गया तो ये देगा मुझे 2। ठीक है, ध्यान देखना, 5 और 3 होता है 8, और इधर ये 2, 8 दूनी 16। ये मेरे पास आ चुका है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये मेरे पास आ चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं। पहले इसको हटा देते हैं यहां से। वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट में नहीं भाग रहे हैं, ताकि बच्चों को समझ में आए अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे? क्रॉस कंट्री एक दौड़ प्रतियोगिता में है जिसके धावक पहले तय दूरी पूरी करते हैं, जिसके अलग अलग गतिविधियों में शामिल है, जिसमें धावक अलग अलग वातावरण में दौड़ते हैं। 11 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता इस प्रकार है। पक्की सड़क कितनी है? 3 किलोमीटर, कच्ची सड़क 2, पहाड़ी चढ़ाई कितनी है? 2, मिट्टी पे दौड़ कितनी करनी है? 1, जंगल में दौड़ कितनी है? 2, और जल में कितना पार करना है? 1। बस इस डाटा को ध्यान में रख के इसकी दूरी, इसके आंसर देने हैं। पहले क्या लिखा है? कुल दूरी का कितना भाग पहाड़ी चढ़ना है? कुल दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर का कितना भाग पहाड़ी चढ़ना है? पहाड़ी कहां है? पहाड़ी है 2, तो कुल दूरी का 2 भाग, यहां पे लिखेंगे हम 2 भाग, 2 भाग। ठीक है, पहाड़ी कितनी जगह? 2 भाग। किस प्रतियोगिता की दूरी मिट्टी दौड़ के समान है? मिट्टी की कितनी दौड़ है भैया? 1, और किसकी 1 है? जल निकाय की। इसने कहा किस प्रतियोगिता की दूरी मिट्टी दौड़ के समान है? जल निकाय की। इसका आंसर क्या जाएगा? जल निकाय। देख रहे हो कितने आसान है, इसमें जिसे ढूंढ के आंसर बता रहे हैं। बस क्वेश्चन तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है? कुल दूरी का कितना भाग, कुल दूरी हमारे पास 11, कुल दूरी का कितना भाग पक्की और कच्ची सड़कों पर तय की गई है? पक्की सड़क कितनी है? 3, कच्ची सड़क कितनी है? 2, तो पक्की और कच्ची मिलकर कितना हो गया? 5 हो गया। 5 भाग कुल दूरी का भाग है। जंगल में दौड़ना, जंगल कहां गया? जंगल ये रहा, जंगल में 2 है, जंगल में दौड़ना 2, और जल निकाय में 1, निकाय को पार करने और मिट्टी की दौड़ का कुल दूरी का कितना भाग तय करता है? जंगल में दौड़ना 1, जल में दौड़ना 1 को पार करना, और मिट्टी में दौड़, और मिट्टी में दौड़, मिट्टी में दौड़ कितनी है? मिट्टी में दौड़ है 1, दूरी का कितना भाग तय करता है? इसको जोड़ में क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, 4 भाग। इन 3 को जोड़ना, देखो, जंगल में दौड़ना, जल निकाय और मिट्टी में दौड़, ये 3 पार्ट है। तीनों के मैंने यहां से देख के लिख के और जोड़ के आंसर बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर के सवाल है, ऐसे ऐसे बच्चों वाले सवाल आएंगे तो तुम कर दोगे ना। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? जल बोर्ड 200 घरों वाली कॉलोनी में कितना लिखा है? ये लिखा है 1,08,000 लीटर पानी की पूर्ति करता है। 1,08,000। सोमवार को कॉलोनी में 120 घरों में पानी की आपूर्ति के लिए की गई, जबकि शनिवार को केवल 1 लाख लीटर पानी ही दिया गया उपलब्ध था। चलो देखते क्या पूछ रहा है। प्रत्येक घर को मिलने वाले पानी की मात्रा और घरों की संख्या के बीच का किस प्रकार का अनुपात है? देखो, अनुपात पूछ लिया। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी? यहाँ पे घटेगी। अगर यहाँ पर घरों की संख्या बढ़ गई तो पानी जो है हर घर में क्या होगा? कम कम बटेगा। अगर आदमी ज्यादा होंगे तो पानी कम कम मिलेगा ना। तो यह है प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात है ये? प्रतिलोम अनुपात, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। प्रत्येक घर को कितने लीटर पानी मिलता है? देखो, 1,08,000 था और ऐसे 200 घर थे, तो इसको सोल्व कर लो। 1,08,000
8,000 और 200 घर पे, 2 जीरो में 2 जीरो कट गई, 200 से काटता है, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि एक घर को जो है वो 54 लीटर पानी मिलेगा। एक घर को कितना पानी मिलेगा? 54 लीटर। सही करा ना कैलकुलेशन? सॉरी गलती हो गई, 540, इधर एक जीरो और रह गई थी। 540 लीटर पानी मिलेगा हर एक घर को। दूसरे सवाल में तीसरा क्या कह रहा है, सोमवार को कितने लीटर पानी की आपूर्ति की गई? सोमवार का लिखा है, देखो ये रहा सोमवार। सोमवार को सिर्फ 120 घरों में पानी गया, तो जब एक घर को 140 मिलता है तो 120 घर को कितना मिल जाएगा? गुणा करके निकाल दो आंसर। यह आ जाएगा 0 0, 12 चौक 48, हाथ लिया 4, 12 पंजे 60 और 4 64, यह आ जाएगा 64,800 लीटर पानी बटा है सोमवार को। ठीक है, इसका अथवा भी देख लेते हैं। शनिवार को कितने घरों में पानी गया? कितने घरों में पानी कितना था? 1 लाख, और हर एक घरों को कितना पानी मिलता है? 540 लीटर। एक घर को कितना मिलता है? 540। तो अगर मैं 1 लाख को अगर मैं 540 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा भैया इतने घर में पानी पहुंचा है। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 0 से 0 गया, कितना देगा ये? 54 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 54, 185 घर, थोड़ा सा पानी बच जाएगा, तो पूरे पूरे जो गए हैं वो 185 घर में पानी बटेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पेपर जो है पूरा सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा देख लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेजो, भैया हमारे एक टीचर है जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर एक्सप्लेन करा है, तो अपने दोस्तों को अपने क्लास वालों को भेजो। ठीक है, मिलता है नए पेपर के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।